सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो डेली करंट अफेयर के शो में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो गाइज आज है आपका 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से आपका जो है करंट अफेयर का जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सारे प्रश्न को देखेंगे। एंड गाइज ये आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो उसके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो हर इसमें पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी जो रिसेंटली की अगर मैं बात करूं, तब किसी भी रिसेंट एग्जाम का आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको वहां पे करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 8000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यानी कि जो है 8000 फीट से भी अधिक ऊंची चोटी पर जो है दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने, यानी कि ये जो है ये दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़े हैं। ठीक है, तो वो पहले भारतीय कौन बने, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत थमेनी ने जो है ये पहले भारतीय बने हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी जो है इन्होंने अक्टूबर 2025 में इन्होंने चोटी पे चढ़ाई किया, अक्टूबर 2025 में। ठीक है, कौन सी चोटी पे जो है चढ़ाई की है, तो ये याद रखिएगा, ये था चोटी का नाम है, आपको याद रखना है चो ओयू। चो ओयो, ठीक है। चो ओयो चोटी पे चढ़ाई की, जिसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी अगर मैं 8000 से, यहाँ पे 8000 फीट से अधिक ऊंचाई है, तो यहाँ पे ऊंचाई की अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8188 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8188 मीटर ऊंचाई है इसकी, जो इन्होंने इस चोटी पर चढ़ाई की है, और ये 9वीं चोटी हो गई। अगर मैं बात करूं अब तक इन्होंने जो है 8 और चोटी है जिन पे इन्होंने चढ़ाई की हुई है, तो कौन कौन सी चोटी है, तो याद रखिएगा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की हुई है। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, कंचनजंगा हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है लाहौर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मकालू हो गया, मकालू, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अन्नपूर्णा चोटी हो गया, अन्नपूर्णा। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया आपका जो है मनासलू, मनासलू, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया आपका जो है धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका जो है शीश पांगमा, शीश पांगमा। और जो है आपका लास्ट है आपका चोयू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 8 चोटियों के बारे में बताई हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ऊंचाई लिखती जा रही हूँ, ठीक है ना, आप समझ जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8848 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक है, कंचनजंगा की अगर मैं बात करूँ तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 मीटर, 8000, ठीक है ना, 8586 मीटर जो है ये कंचनजंगा की है। लोहाटसे की अगर मैं बात करूँ तो 8516, 8516 मीटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे मकालू, मकालू की कितनी है, तो मकालू का हो गया आपका जो है 8485 मीटर, 8485 मीटर, ठीक है। अन्नपूर्णा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ऊंचाई कितनी है, अन्नपूर्णा चोटी की ऊंचाई है 8091 मीटर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ मानसालू की, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 8163 मीटर, 63 मीटर। धौलागिरी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी है आपका जो है 8027 मीटर। और ये जो है आपका जो है शीश पांगमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका मैं अलग कर ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसकी है सॉरी, धौलागिरी इसकी है 8027 मीटर, ठीक है ना, सॉरी, इसकी है 8027 मीटर। धौलागिरी की 8027 नहीं है, धौलागिरी की अगर मैं बात करूँ तो 8167 मीटर है, ठीक है ना, 8167 मीटर।
8,167 मीटर। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गुजरात का नया उप मुख्यमंत्री जो है ये हर्ष संघवी को, भूपेंद्र पटेल को, जीतू वघानी को या फिर ऋषिकेश पटेल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष संघवी को नया उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया और जो है गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। तो अभी गुजरात के बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, इसी वजह से नया उप मुख्यमंत्री जो है, बहुत सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है सिवाय भूपेंद्र पटेल के। इसी वजह से मुख्यमंत्री यही है और बाकी उप मुख्यमंत्री चेंज हुआ है जो कि हर्ष सांघवी है ये। ठीक है, और यहाँ इसको जो है अगर मैं बात करूँ इसके जो गुजरात के जो नए उप मुख्यमंत्री है इनको शपथ किसने दिलाया है? शपथ तो राज्यपाल शपथ दिलाता है। ठीक है ना, ये जो है ये उप मुख्यमंत्री है, तो उप मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो ये है उसी स्टेट का जो होता है राज्यपाल, यानी गुजरात के राज्यपाल ने शपथ दिलाई। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल ने। तो गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा गुजरात के राज्यपाल ने, जिनका नाम क्या है? तो गुजरात के राज्यपाल का नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आईयूसीएन के प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईयूसीएन के जो है क्या बोल रहे हैं कि अस्तित्व आयोग एसएससी का जो है पहला जो है एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये क्या नाम है, विवेक मेनन। ठीक है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आ, विवेक मेनन कौन है? तो याद रखिएगा विवेक मेनन जो है ना ये है आपके वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक, डब्ल्यूटीआई के संस्थापक। ठीक है, डब्ल्यूटीआई के संस्थापक, डब्ल्यूटीआई के संस्थापक हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, डब्ल्यूटीआई के संस्थापक है। तो डब्ल्यूटीआई मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा हम आईयूसीएन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आईयूसीएन, आईयूसीएन मतलब होता क्या है? तो आईयूसीएन हो गया आपका जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन 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 ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आईयूसीएन की अगर मैं स्थापना की बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। प्लस इसकी अगर मैं मुख्यालय की बात करूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है ना वो है आपका क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि जो है इसका ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इसके आयोजन की अगर मैं तिथि की बात करूँ, आयोजन तिथि। ठीक है, तो इसकी आयोजन की तिथि है 6 दिसंबर 2025।
6 दिसंबर 2025 से जो है ये शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद देखिएगा कि इसके उद्घाटन की घोषणा जो है वो किसके द्वारा की गई है, तो उद्घाटन की घोषणा यहाँ पे क्या, 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, तो इसके आयोजन की कोई तो घोषणा की होगी ना, ये फेस्टिवल होगा तो इसके आयोजन की घोषणा किसने की है, आयोजन की घोषणा। ठीक है। तो आयोजन की घोषणा किसने की है guys? तो याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ठीक है ना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है विज्ञान और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा जो है इनकी घोषणा की गई है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है ये उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य है, पहला आपको याद रखना है कि विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। विज्ञान को जन जन तक, विज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं और क्या है, तो याद रखिएगा इसका है, जैसे कि अगर मैं बात करूं युवाओं को विज्ञान और जो है विज्ञान और नवाचार के लिए प्रेरित करना। ठीक है। युवाओं को विज्ञान और नवाचार के लिए प्रेरित करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्टेट माइनिंग रिडनेस इंडेक्स 2025 की मिनरल रिच श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो शीर्ष स्थान जो है ये किसने प्राप्त किया, इन द स्टेट माइनिंग रिडनेस इंडेक्स 2025 विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द मिनरल रिच कैटेगरी। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके द्वारा जो है ना राज्यों को तीन खनिज जो खनिज भंडार के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा है। ठीक है। तो राज्यों को खनिज भंडार के आधार पर, राज्यों को खनिज भंडार के आधार पर, राज्यों को खनिज भंडार के आधार पर कितने श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में बांटा है। तीन श्रेणी में, तीन श्रेणी में बांटा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला जो श्रेणी है वो है श्रेणी श्रेणी ए। इसके बाद याद रखिएगा श्रेणी बी, श्रेणी बी, और इसके बाद याद रखिएगा श्रेणी सी। ठीक है। तो यहाँ पे जो तीन में बांटा है, तो यहाँ पे जो मैं शीर्ष स्थान की अगर मैं बात करूँ तो श्रेणी ए में, और शीर्ष स्थान पे कौन है, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश है, इसके बाद याद रखिएगा राजस्थान है, राजस्थान है। ठीक है। और इसका याद रखिएगा गुजरात है। ठीक है। ये तीन स्टेट है। श्रेणी बी में आपका कौन कौन सा आ जाता है, तो श्रेणी बी में आता है आपका गोवा शीर्ष स्थान पे। इसके बाद आपका आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इसके बाद आपका आ गया असम। ये तीन स्टेट है। और श्रेणी सी की अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया पंजाब, उत्तराखंड, उत्तराखंड, और इसके बाद जो है आपका त्रिपुरा।
ठीक है। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा कौन कौन सा स्थान पे है, लेकिन सबसे अगर शीर्ष स्थान की पूछे तो सबसे शीर्ष स्थान पे मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आएगा। लेकिन अगर आपसे श्रेणी वाइज पूछे तो फिर इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एसोचैम, ठीक है ना, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्मल कुमार मिंडा ने, ठीक है ना, इन्हें किया गया। ठीक है, एसोचैम की बात अगर मैं करूं तो इसका जो है फुल फॉर्म थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, क्योंकि ये एसोचैम है तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा लंबा है, तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एसोसिएटेड 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 चैम्बर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इसका जो है ना फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसी को किसके, निर्मल कुमार मिंडा ने। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो आपके जो है उदय कोटक जो है, याद रखिएगा ये कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द्वितीय सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन WSSD2 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, वेयर विल द सेकेंड वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट बी हेल्ड? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस में, दोहा में, या फिर न्यूयॉर्क में? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका दोहा, जो कि कहाँ है, कतर में। ठीक है, WSSD2 मतलब हो गया आपका जो है वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये क्या हो गया, एस डब्ल्यू सॉरी WSS, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वर्ल्ड इसके बाद याद रखिएगा समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट डेवलपमेंट ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट। जो है अगर मैं बात करूँ इसका जो है उद्देश्य दोहा में होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसका जो है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उद्देश्य याद रखिएगा, उद्देश्य जो है इसका क्या है, इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और जो है मानव कल्याण। सामाजिक न्याय, समावेशी समावेशी विकास और मानव कल्याण। ठीक है, ये पॉइंट आपका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस संगठन के आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता शुरू की गई है? तो नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता जो शुरू की गई है वो किसके द्वारा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार? ठीक है ना, तो इसमें जो है UIDAI के द्वारा, ठीक है ना, ये कौन सा हो जाएगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा जो है ये शुरू किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि आधार के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना जो है, इसको जो है सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल
कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा हर 5 साल में जो है ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर 5 साल में, हर 5 साल में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। पहली बार ये कब मनाया गया था? पहली बार, तो ठीक है, पहली बार जो ये मनाया गया था, ये मनाया गया था 20 अक्टूबर 2010 को। 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें जो है, याद रखिएगा कि इसका जो है उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य, तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका जो है सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों के महत्व को बढ़ावा देना, नीति निर्माण, सतत विकास और सामाजिक कल्याण, आंकड़ों की भूमिका के समय जो है तो उसको भूमिका को समझाना, ये सब इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि सटीक और विश्वसनीय आंकड़े के महत्व को बढ़ावा देना। सटीक, विश्वसनीय, विश्वसनीय आंकड़ों, आंकड़ों के महत्व को बढ़ावा देना। महत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भारत में भी ये होता है। ठीक है, भारत में भी मनाया जाता है। भारत में अगर मैं बात करूँ तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये जो है किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये पीसी महालनोबिस की जयंती पे मनाया जाता है। पीसी महाल नोबिस की जयंती पर। पीसी महाल नोबिस, ठीक है, महाल नोबिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वी राइज पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वी राइज पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने जो है याद रखिएगा ये शुरू किया है, और याद रखिएगा ये जो है किसके अंतर्गत आती है ये पहल? तो ये पहल आता है अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो पहल है ये किसके अंतर्गत आता है? अवार्ड टू रिवॉर्ड। ठीक है, यह पहल अवार्ड, अवार्ड टू रिवॉर्ड कार्यक्रम के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो है इसकी जो विशेषता है ये क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये वैश्विक व्यापार का जो है इसमें जो है क्या किया जाएगा, मतलब इसका अनुरूप तैयार किया जाएगा। ठीक है ना, यानी जैसे कि अगर आपका डिजिटल स्किल्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, निवेश तक को मतलब कि ये जो है इसको जो है इसका पहुंच जो है ये प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज बताऊँ, याद रखिएगा कि इसका जो है इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका है समावेशी और सतत उद्यमिता को बढ़ावा देना। समावेशी, समावेशी और सतत उद्यमिता
उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उस स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड का नाम बताइए जिसकी खरीद भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये जो है किसकी खरीद जो वायुसेना द्वारा शुरू की गई थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सक्षम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो इसकी खरीद की गई थी, तो इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य क्या है ना, ये तो प्रश्न पूछा ही जाता है, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि इसका जो है उद्देश्य स्टेटमेंट देकर और प्रश्न आपसे उद्देश्य भी पूछ लेते हैं। तो ये जो है उद्देश्य भी आप इसका याद रखिएगा। ठीक है ना, कि कोई भी चीज सिर्फ क्वेश्चन और आंसर से नहीं होता, कोई भी चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे इसका उद्देश्य क्या है कि ड्रोन हमलों को रोकना, फिर हवाई निगरानी को निष्क्रिय करना। ठीक है ना, ये जो है इसका उद्देश्य है। ड्रोन हमलों को ड्रोन हमलों को रोकना, इसके अलावा हवाई निगरानी को निष्क्रिय करना। हवाई निगरानी को निष्क्रिय करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो है इसने जो है सक्षम को जो इन्होंने खरीदा है, तो इसकी कुछ तो विशेषता होगी ना, तो इसकी विशेषताएं क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं, तो इसकी विशेषता ये है कि ये जो है ये रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और जो है आपका ये एआई जो है आपका ट्रैकिंग से लेस है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये आपका जो है रडार, इसके बाद आपको याद रखना है आपका हो गया ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स सेंसर्स और एआई आधारित ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग ट्रैकिंग से लेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस संगठन ने वनों के लिए वित्त की पहली स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो वनों के लिए वित्त की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की है, ये किसने की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने, या फिर ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, एंड ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, या फिर ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने जो है पहली वित्त की पहली स्थिति रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है इन्होंने अक्टूबर 2025 में ही जारी की है। इन्होंने जारी कब की है, तो अक्टूबर अक्टूबर 2025 में जारी की है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो है इसकी जो है इनका जो है इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उन पे इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला होगा। ठीक है, तो इनका निष्कर्ष ये था कि 2030 तक के जो है वनों में जो निवेश को जो है वो 3 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, इन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें इन्होंने निष्कर्ष निकाला है, तो इस इन्होंने क्या कहा है ये हम देखेंगे। ठीक है, निष्कर्ष, तो इन्होंने कहा है कि वनों में जो निवेश को जो है वो 3 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। कब, 2030 तक। वनों में निवेश को 3 गुना 3 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। कब, 2030 तक। इसके अलावा थोड़ा सा हम यूएनपी की स्थापना के बारे में बात कर लेंगे। तो यूएनईपी की अगर मैं स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1900
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका जो काम होता है ना, यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे इन्वायरमेंट है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड इसका काम होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ जलवायु परिवर्तन पर जो है जलवायु परिवर्तन पर जो है इसकी वैश्विक नीति निर्माण करना इसका काम हो गया। इसके बाद जो है पर्यावरण समझौते का विकास करना इसका काम है। इसके बाद वैज्ञानिक रिपोर्ट और डेटा प्रकाशित करना, जैसे अभी इसने वनों के लिए प्रकाशित किया है, तो वैसे ही इसका जो है ये सब जो है इसका काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि झारखंड में आयोजित होने वाली 2025 साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियन का शुभंकर क्या है? तो जो है आपका जो है व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कोट फॉर द 2025 साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियंस टू बी हेल्ड इन झारखंड? तो झारखंड में आयोजित होने वाला तो दलमा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दलमा क्यों है? क्योंकि दलमा जो है ना, ये जो है झारखंड का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है दलमा, ठीक है ना, दलमा राष्ट्रीय उद्यान है। और दलमा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दलमा दलमा राष्ट्रीय उद्यान 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 से प्रेरित है। और दलमा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? दलमा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, हाथियों के लिए। इसीलिए जो है इसे चुना गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में रहा ताफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताफ्तान ज्वालामुखी जो है ना वो ईरान में, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरान में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपके जो है दक्षिण पूर्वी जो है दक्षिण पूर्वी ईरान के जो है ये यहाँ दक्षिण पूर्वी ईरान के हाँ बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ठीक है। दक्षिण ईरान में भी स्थित है, कहाँ? दक्षिण पूर्व के जो बालूचिस्तान है ना, दक्षिण पूर्व के बालूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान 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 में स्थित है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपके जो है कौन सा वोल्केनो है? तो ये है आपका जो है स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो कि ये किससे सल्फर गैस और भाप उत्सर्जन के लिए जो है इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपका कैसा ज्वालामुखी है? तो ये है आपका स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो 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 वोल्केनो है, ठीक है ना, जो कि ये जो है सल्फर गैस सल्फर गैस और भाप उत्सर्जन के लिए इसे जाना जाता है। भाप उत्सर्जन करता है, ठीक है, सल्फर गैस और भाप उत्सर्जन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस देश को 2025 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो ये किसे चुना गया? तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारत को चुना गया, ठीक है। भारत को चुना गया है, जो कि है आपको याद रखना है कि 2025 से लेकर के 28 तक इसका नेतृत्व करेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत को चुना गया तो इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि स्थान आधारित डेटा का उपयोग करके नीति निर्माण को बेहतर करना। स्थान आधारित डेटा का उपयोग करके डेटा का उपयोग करके नीति निर्माण को बेहतर करना। नीति निर्माण को बेहतर करना, ठीक है, बेहतर करना। और जो है इसके बाद जो है आपको याद रखना और क्या करना है, ये सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना।
सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना। सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना। ठीक है। और ये याद रखिएगा, भारत कब से 2025 से 28 के लिए अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। ये गाइस, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।